हाँ दोस्तों, मैं ललित कुमार वेल्थ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक होगा हमारा मैथ के कुछ शब्द जो कि पेपर से संबंधित कुछ होंगे। आशा करता हूँ ये सभी क्वेश्चन लगभग पेपर में आने के प्रयास में रहेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन लेते हैं कि लासा है आपका 12 और 21 का लासा आता है 44 84। उसके बाद कह रहे हैं कि 12 और 21 का मासा क्या होगा आपका। तो हमें निकालना है पहले लासा। लासा का अगर देखते हैं, लासा इसे कहते हैं, हिंदी में हम देखते हैं इसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। जो लासा होता है वो किसी संख्या से, जैसे इसका लासा 84 है तो ये 12 और 21 दोनों संख्याओं से कटेगा, और मासा जो होता है वो सभी संख्याओं को विभाजित करता है, और लासा जो है सभी संख्याओं से करती है। जैसे आपका है यहाँ पर 12 दिया गया है तो इसका जब गुणनखंड करते हैं हम तो इसे तोड़ते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, और जो 21 होता है इसे तोड़ते हैं 3 इंटू 7। तो लासा मतलब हुआ जो जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो वही लासा है आपका, और मासा है। उसके बाद जो कॉमन होता है, कॉमन और जो अन्य संख्याएं कॉमन नहीं होती उन दोनों का मल्टीपल जो होता है वो लासा होता है। जैसे इसमें 3 है और यहाँ पर 3 है तो इसका हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पर अगर लासा निकालना है तो लासा के लिए क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 ले लेंगे, और यहाँ देखिए 2 है इसमें 2 नहीं है, यहाँ पर 2 है इसमें भी 2 नहीं है, और यहाँ 7 है तो इसमें 7 नहीं है। तो इन सभी संख्याओं को इसके साथ हम गुणा के रूप में लिख लेते हैं। जब इसको इंटू करते हैं 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 सतह 84 होता है। ये हमारा होता है क्या, लासा हो जाता है। अगर इसका मासा निकालना है तो हमारा जो मासा होगा जो दोनों संख्याओं में कॉमन है उसी को हम मासा कहते हैं। जैसे इन दोनों संख्याओं में आपका 3 कॉमन है तो हमारा ये 3 क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। एक तरीका आपका यह है गुणनखंड विधि से निकालने का। और अगर देखते हैं हम दूसरे हिसाब से निकालना हो तो हमारा होता है मासा इक्वल, देखते हैं मासा इक्वल होता है हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणन हो जाएगा बटे आपका हो जाता है लासा। अगर देखते हैं हम तो दोनों संख्याओं का गुणनफल होना चाहिए। जैसे इसमें दो संख्या दी गई हैं 12 और 21, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल होना चाहिए। तो आपका हो जाएगा कि 12 इंटू 21 अपान 84। तो 12 के 12, 12 सतह 84 हो जाएगा, 7 1 जा 7 और 7 3 जा हो जाएगा 21। यानी इसका मासा इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं मासा निकालने के लिए। तो आपको लासा निकालना है तो लासा का मतलब यही हुआ जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याओं में कॉमन होना जरूरी है, वो मासा निकलेगा। और जो कॉमन होगा और कॉमन के अतिरिक्त जो कॉमन नहीं होता है उन दोनों संख्याओं को जब इंटू करते हैं तो हमें लासा निकलता है। और एक विशाल संख्या का मतलब यह होता है कि ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा केवल एक हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर आप हम ले लेते हैं 2 और 3 ले लेते हैं तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो इन दोनों का मासा क्या होगा आपका, एक होगा। तो ये 2 और 3 ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। सह माने सात, अभाज्य माने ऐसा होता है कि जो संख्याएं किसी अन्य संख्याओं से विभाजित ना होती हो। तो 2 और 3, जैसे हम लेते हैं 3 और 4, इन दोनों में क्या है, सहअभाज्य है, क्योंकि इनका मासा भी क्या होगा आपका एक ही होगा। लेकिन कुछ लोग सहअभाज्य के बारे में ये कहते हैं कि वो दोनों संख्याएं क्रमागत होनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि दोनों संख्याएं क्रमागत हो। आपका चाहे क्रमागत हो या फिर उनके बीच में डिफरेंट हो तब भी उन्हें हम सहअभाज्य संख्या ही कहते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं 18 और 23, 18 और 23। 18 अगर देखते हैं हम तो 18 जो आपका है किसी न किसी संख्या से कटता है, और 23 है वो किसी भी संख्या से नहीं कटता। अगर इन दोनों का हम अगर मासा देखते हैं तो इन दोनों संख्याओं में मासा आपका केवल एक है, इसलिए 18 और 23 भी क्या है आपकी सहअभाज्य संख्या है। इसमें से आपको अगर नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि एक परमीय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होगा। परमीय संख्या किसे कहते हैं पहले देख लिया जाए। परमीय संख्या, परमीय संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परमीय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परमीय संख्या कहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि p बटे q के रूप में ही लिखा जाए। आप ये कह सकते हो कि ऐसी संख्याएं जो भिन्न के रूप में होती हैं, ऐसी संख्याएं जो भिन्न के रूप में होती है वो भी परमीय संख्या ही होती हैं आपकी।
और जो आपका P बटे Q रखा गया है, एक मानक रखा गया है कि P बटे Q होना चाहिए तो परिमेय संख्या होगी। बाकी आप ये भी कह सकते हो A बटे B कह सकते हो, या किसी का नाम बटे नाम कर सकते हो, लेकिन इसमें एक शर्त है परिमेय संख्या में कि जो Q की वैल्यू होगी, जो हर होगा आपका, वो हर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, नॉट 0 होनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी संख्या को हम 3 बटे, जैसे लिखा हमने 3/0 लिखा, अब 0 से जब 3 को डिवाइड करेंगे तो 0 भागे क्या हो जाएगा आपका, इतना हो जाएगा। अब इसकी अनंत बार जाएगी आपकी, तो ये जो आपकी होगी ये आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है कि जब परिमेय संख्या पढ़ाया जाता है तो P बटे Q, ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखते हैं वो परिमेय संख्या है, लेकिन उसमें एक आपकी शर्त होती है कि वो जो Q होगा वो आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q बराबर आपका होना चाहिए 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, डॉट डॉट ऐसा हो सकता है। और P बराबर भी आपका 0 भी हो सकता है, और 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, इस तरीके से। यानी आप कह सकते हो कि PQ जो होंगी आपकी संख्याएं ये एक पूर्णांक होंगी। क्या होना चाहिए आपका, एक पूर्णांक होना चाहिए। अब बात आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या का मतलब ये होता है ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिन्हें हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, वे क्या है आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं। जैसे आप कह सकते हो कि अपरिमेय संख्याओं की जो घात होती है वो भिन्नात्मक होती है। जैसे हमने लिखा यहाँ 3, अगर जो 3 देखा जाए तो ये परिमेय संख्या, लेकिन अगर इसी की पावर 1/2 लगा दें तो यानी कि इसको हम √3 में लिख दें तो ये क्या हो जाती है आपकी अपरिमेय संख्या हो जाती है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। लिखा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होगा। तो परिमेय संख्या जो होंगी, जैसे परिमेय संख्या में आपको हमने बताया 1 हो सकता है, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए। अपरिमेय संख्या में आपका हो सकता है √3 हो जाए, √2 हो जाए, आपका √5 हो जाए। ये सभी क्या है आपके अपरिमेय संख्या है। आप कह रहे हैं परिमेय संख्या, तो आप ले लीजिए परिमेय संख्या, इसमें से कोई भी ले लीजिए। जैसे हमने लिया 2, यहाँ 2 लिया। अब अंतर का मतलब यहाँ होता है घटाव, अंतर का मतलब आपका हो जाता है घटाव यहाँ पर। तो घटाव का मतलब हुआ आप माइनस लगाएंगे, यानी परिमेय संख्या से आप क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या को घटाएंगे। तो हमने लिखा 2 और यहाँ जैसे √3 लिखा है, हमने लिखा √3। अब ये जो संख्या प्राप्त हुई ये कैसी संख्या होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि 2 में से हमने √3 को घटाया, तो अब √3 क्या है हमारी अपरिमेय संख्या है। जब √3 हमारी अपरिमेय संख्या है तो ये पूरी संख्या ही क्या होगी आपकी अपरिमेय संख्या होगी। ये पूरी संख्या हमारी क्या हो जाती है अपरिमेय संख्या। अर्थात आप कह सकते हो कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो अंतर होगा वो क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। आप कह सकते हैं क्या होगा आपका एक अपरिमेय संख्या होगा। अब कुछ तथ्य और हैं इससे रिलेटेड, उसे भी देख लेते हैं। जैसे कहते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अगर जोड़ा जाए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अगर जोड़ा जाए तो अगर उनका योग देखा जाए तो वो भी क्या होंगे आपके अपरिमेय संख्या होंगी। आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग भी क्या होगा आपका अपरिमेय संख्या होगा। अगर देखते हैं परिमेय संख्या डिवाइड बाई अपरिमेय संख्या, तो ये भी क्या होगा आपका एक अपरिमेय संख्या ही होगा, ये भी आपका एक अपरिमेय संख्या होगा। और अगर देखते हैं कि परिमेय संख्या इनटू अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, अगर इसको देखते हैं हम तो ये भी क्या होगा एक अपरिमेय संख्या होगा। अब आपको एक एक का एग्जांपल हम बता देते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसमें पहला एग्जांपल आपका इसका हो जाएगा, जैसे परिमेय संख्या है तो आपने लिया था 2, हमने 2 लिया, प्लस अपरिमेय संख्या लेते हैं जैसे √2, तो √2 क्या है अपरिमेय संख्या। जब किसी परिमेय संख्या में कोई अपरिमेय संख्या लग जाती है तो वो पूरी क्या हो जाती है अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं दूसरे पर, परिमेय संख्या को भाग करना है अपरिमेय संख्या से। हमने जैसे लिया कोई परिमेय संख्या 5 ले ली, 5 लिया और 5 को हमने क्या किया भाग दिया, डिवाइड किया। भाग का मतलब अपान लगा सकते हो, हमने भाग दिया जैसे √5 से ही हमने भाग दिया। अब √5 को 5 को √5 से डिवाइड करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। तो ये भी क्या हो जाता है हमारा अपरिमेय संख्या हो जाती है। अब आते हैं अगले पर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा। तो तीसरा हो जाता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा। जैसे परिमेय संख्या 11 ले लीजिए आप, अपरिमेय संख्या कोई भी ले लीजिए √7 ले लीजिए। अब इन दोनों का अगर इंटू कराते हैं तो ये होगा हमारा 11 √7, ये भी क्या होगा एक अपरिमेय संख्या ही होगा। तो आपको सदैव ध्यान देना है
कि परमीय संख्या और अपरिमेय संख्याओं में चार चीजें होती हैं। एक आपका अंतर होगा, एक आपका जोड़ होगा, और एक भाग होगा, और एक गुणा। तो जब हम क्या करते हैं, परमीय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर निकालते हैं तो अपरिमेय संख्या होगी। जब परमीय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ करेंगे तब भी क्या होगा, आपका अपरिमेय संख्या होगी। जब परमीय संख्या और अपरिमेय संख्या का भाग करेंगे तभी अपरिमेय संख्या होगी। और जब हम परमीय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का इंटू करेंगे तभी हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। जैसे परमीय संख्या में आपको हमने लिखा है 1 2 3 4, ये आपके परमीय संख्याएं हैं, परमीय संख्याएं हैं। अब इसमें आ जाते हैं, जैसे p बटे q के हमने जिक्र किया था, जैसे हम लिखते हैं 3 बटे 2, जैसे लिखते हैं 11 बटे 7, 22 बटे 7, ये सब क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या ही है, परमीय संख्या ही है। और अपरिमेय संख्या जैसे हमने कहा √7, √ आपका 3, √5, और आपको एक शब्द मिलेगा पाई। पाई भी आपका क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होती है, पाई भी आपकी अपरिमेय संख्या। तो ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या। तो आपसे पूछते हैं कुछ लोग कि 22 बटे 7 जो है आपका परिमेय है और पाई क्या है आपका अपरिमेय है। तो हम देखते हैं कि पाई को अगर गिनती में हम नोट करते हैं तो 22 बटे 7 होता है, और यहाँ देखते हैं ये पाई जो आपका ये अपरिमेय संख्या होती है। पाई की वैल्यू अगर देखा जाए तो पाई की वैल्यू 3 रूप में होती है। पाई की वैल्यू अगर देखते हैं हम, पाई की वैल्यू 3 रूप में, एक है आपका 22 बटे 7, और एक है 3.141, और एक होता है पाई की वैल्यू कोण में अगर देखते हैं तो 180। तो आपका है ये परमीय और अपरिमेय संख्याओं का अंतर, तो आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। नोट करना, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि दो घात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यांकों का योगफल क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यांकों का योगफल। देखिए, शून्यांकों का मतलब होता है मूल, पहले हम इससे मूल ही कहते थे, तो ये शून्यांकों का मतलब होता है मूल। अब आपको ध्यान देना है विशेष करके, अगर द्विघात बहुपद है तो यहाँ अगर दो घात लगी है तो उस बहुपद का जो शून्यांक होगा यानी जो मूल होगा वो 2 होगा। तो जैसे ये हमको मिलता है कि 4x² - 4x + 1, अब शून्यांक निकालना है तो इसको हम क्या करते हैं, बराबर 0 लगा देते हैं, इसे 0 लगा देंगे। अब इस तरीके का पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको योगफल बताते हैं। गुणनखंड करना है तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से इंटू करते हैं। जैसे x² का अगर कोई गुणांक है तो उसको क्या करेंगे, हम अचर पद से इंटू करेंगे, इसे हम कहते हैं अचर पद। तो जब अचर पद से इंटू किया जाता है तो 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 × 1 = 4, आपका 4 आएगा। यहाँ केवल लिखते हैं हम लोग, इंटू नहीं करते, इंटू कर लेते हैं लेकिन लिखते नहीं है, तो 4 के आपका 4 हो जाएगा। अब गुणा कीजिए, 4 आए, प्लस लगा है, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 4। तो आप जानते हैं कि गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 4। तो 2 2 जा आपका 4 होता है, और जब हम क्या करते हैं, 2 को ही जोड़ते हैं, 2 + 2, तो हमारा कितना आता है, 4। तो इसका मतलब ये हुआ जो मध्य वाला पद है, जब गुणनखंड किया जाता है तो मध्य वाले पद को हम 2 भागों में तोड़ते हैं, जिससे हमारा 4 स्टेप हो जाए और 2 स्टेप में कॉमन बन जाए। तो हम क्या करते हैं, जैसे 4x² है तो 4x² माइनस जो जहां 4 लिखा है इसी पर हम लिखेंगे 2 + 2, इतना हो जाएगा x + 1 = 0। तो आपका हो जाएगा 4x² - x का जब 2 से गुणा करेंगे 2x। अब ध्यान देना है कि ब्रैकेट के अगर पहले कोई चिन्ह है, ब्रैकेट के पहले अगर माइनस चिन्ह है आपका, तो ब्रैकेट के अंदर के जितने भी चिन्ह होंगे सभी कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि बदल जाते हैं आपका। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ वाला प्लस क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ 2x हो जाएगा, प्लस लिखा है, +1 = 0। अब देखते हैं 4x² और -2x में कॉमन क्या है। 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, और x को लिख सकते हैं x × x, और यहाँ लिख सकते हैं 2 × x माइनस, यहाँ लिख सकते हैं 2 × x + 1 = 0। अब ये पहला स्टेप और ये आपका, इन दोनों में हम कॉमन देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं हमारा 2 कॉमन है और यहाँ पर भी 2 कॉमन है, हम 2 कॉमन ले लेते हैं और देखते हैं कि इसके अतिरिक्त और क्या कॉमन मिलता है हमको। तो इसके अतिरिक्त हमें x मिलता है कॉमन, तो यहाँ आपको x हो जाएगा, तो x हमने कॉमन लिया। तो अब देखते हैं यहाँ बचा क्या हमारा, यहाँ बचा हमारा 2 और यहाँ पर बचता है x, बीच में चिन्ह आपका माइनस है। अब देखिए यहाँ से 2x निकल गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x को इंटू 2x × 1, इस तरह भी लिख सकते हैं। जब 2x निकल गया तो हमारा बचता है 1, तो यहाँ हमारा बचेगा 1। अब यहाँ माइनस लगा है, हमने माइनस लिया। इन दोनों में जब कोई कॉमन नहीं होता है तो वहां पर हम 1 कॉमन लेते हैं, तो 1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचता है हमारा 2x, और जब माइनस कॉमन लिए तो यहाँ वाला चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ हो जाएगा -0। आप ध्यान देना है आपको कि 2x जो पहला ये वाला ब्रैकेट जो बनता है उसी तरीके से ये भी ब्रैकेट बनना चाहिए हमारा।
अब यहाँ मिलता है हमको 2x माइनस 1, अगले में मिलेगा 2x माइनस 1 इक्वल 0। अब ये मिल जाएगा हमको 2x माइनस 1 इक्वल 0, और अगला हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल 0। अब ये माइनस में उस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में। x इक्वल आपका होगा 1/2, अगला निकालते हैं वो भी हो जाएगा हमारा 1/2। हमारे जो दो मूल मिले हैं वो 1/2 और 1/2 मिले हैं। अब ये हो जाता है। अब कह रहे हैं शून्यकों का योगफल, तो आपका जो शून्य का योग निकालना है आपको, तो योगफल आपका जो होगा शून्य का वो हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 बराबर आपका हो जाएगा। दोनों का हर बराबर है तो कोई एक हर ले लीजिए, ऊपर जोड़ना जोड़ दीजिए, तो 1 और 1 मिलाकर 2 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 आएगा। तो शून्यकों का जो योगफल होगा वो क्या हो जाएगा आपका 1 आता है। एक तरीका तो ये गुणनखंड के विधि से हो गया। अब इसी को हम देखते हैं, अगर सत्यता की जांच करना है तो सत्यता की जांच से भी आप निकाल सकते हैं। जैसे सत्यता की जांच से अगर निकालना है तो सत्यता की जांच में आता है आपका सत्यता की जांच। सत्यता की जांच से हम निकालते हैं तो हमारे में 2 स्टेप होता है। पहला होता है शून्य का योग, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल हमारा होता है आपका योगफल में माइनस यक्स का गुणांक, माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो जाएगा। अब देखिए योगफल निकालना है जैसे सत्यता, तो यहां ध्यान देना है माइनस यक्स। अब देखिए यहां पर ये यक्स है तो यक्स के आगे जो लिखा होगा वो एक्स का गुणांक होगा, यक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा होगा वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। जैसे यक्स का गुणांक यहाँ -4 है तो यहाँ माइनस लगा, माइनस ले लीजिए, और यक्स का गुणांक आ रहा है -4 तो आप -4 लगा लीजिए। यक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ आ रहा है 4 तो यहाँ आप लगा लीजिए 4। आपका यहाँ हो जाएगा ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 4/4। जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 1। जो आप यहाँ देख रहे हैं योग निकाला आपने, नॉर्मली गुणनखंड करके जो निकाला आपने वो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो जैसे इस तरह सवाल पूछता है विकल्प में हो या वैसे पूछता है तो आपको कोई जरूरी नहीं ये नोट करें, हमने इसलिए इसको बताया कि आप इसी के मदद से आप एक गुणनखंड करना भी जान जाए, इसलिए हमने बताया। और दूसरा इसका स्टेप होता है जांच करने का कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल जो होता है उसका सूत्र होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या हो जाएगा हमारा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब अचर पद आपका क्या होगा, ये वाला आपका होगा, ये अचर पद हो जाएगा आपका 1। तो अचर पद आपका हो जाएगा 1 और एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा आपका 4, तो ये हो जाएगा आपका 4। तो आपका हो जाएगा यही होगा आपका गुणनफल, इतना हो जाता है। अब जैसे जांच करना है तो जांच में क्या किया जाता है, जैसे गुणनखंड हमने किया तो जो गुणनखंड किया जो मूल मिलता है उसको हम दूसरे पक्ष में भी लगाते लिखते चलते हैं। जैसे यहाँ शून्यकों का योग है तो यहाँ पर 1/2 प्लस 1/2 कर सकते हैं। अब 1/2 किया हमने तो 1/2 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। आप जब इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी आपका 1 आ जाएगा। ये आपका हो जाता है सत्यता की जांच हो जाता है। तो अगर हम देखते हैं क्वेश्चन के अनुसार आप देखते हैं तो हमारा 1 आता है, और गुणनफल अगर इसका पूछे होते गुणनफल तो हमारा गुणनफल क्या होता है 1/4 होता। तो हमारा ये आंसर हुआ। तो पूछा सवाल में योगफल कितना है, तो योगफल इसका आएगा 1 आपका आता है। तो आपको एक इसी के साथ एक चीज और बता देते हैं कि जैसे आपको कहते हैं रैखिक समीकरण, अगर आपको कहते हैं रैखिक समीकरण तो आपको ध्यान देना है रैखिक समीकरण का मतलब ये होता है कि ऐसे बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 हो, ऐसे बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 हो। जैसे हमने लिखा x + 5, तो इस x जो अचर पद है और जो चर पद है इसकी घात क्या है 1 है, तो ये आपका क्या है रैखिक समीकरण है। तो इसी के साथ आपको ध्यान देना है कि आपका बहुपद यानी द्विघात बहुपद अगर है तो सबसे बड़ी घात उसकी 2 होगी, उसमें शून्य पूछे जाएंगे तो कम से कम 2 होने चाहिए। और आपका जो होगा रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि ऐसे समीकरण जिनकी अधिकतम घात 1 हो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब हमारा चौथा सवाल है यदि द्विघात बहुपद k - 1 x² + kx + 1 का एक शून्यक -3 है तो दूसरा शून्य ज्ञात कीजिए। तुमको ध्यान देना है आप लोगों को कि इसमें k का मान नहीं पूछ रहा है, लेकिन जब तक आप k का मान नहीं निकालेंगे तब तक आप दूसरा शून्य भी
नहीं ज्ञात कर सकते। तो हम चलते हैं, इसका हल जो होगा हमारा, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, के की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम के की वैल्यू निकालेंगे। जब के की वैल्यू निकल जाएगी हमारी, तो उसी के आधार पर ही हम दूसरा शून्य निकालेंगे। जैसे यहाँ पर है आपका के -1 यक्स स्क्वायर प्लस के यक्स प्लस 1 इक्वल, इसको कर देंगे 0, क्योंकि एक शून्य दिया हुआ है, तो जिसमें वो शून्य होगा वो लगभग 0 के बराबर होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, जो एक शून्य का आपका -3 है, तो अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन हमने बताया था कि यहाँ 2 घात है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 2 होगी। एक आपका दिया है -3, तो यही वैल्यू आपको x के स्थान पर पुट करना है, रखना है। तो हम यहाँ रखेंगे, लिखेंगे x बराबर -3 रखने पर, आप करेंगे यहाँ पर x बराबर -3 रखने पर। जब आप यहाँ रखेंगे -3, तो k -1 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर के, और ये हो जाएगा -3 + 1 = 0। अब यहाँ देखेंगे कि -3 का जो स्क्वायर होगा, तो आपको मालूम है कि -3 का स्क्वायर मतलब हुआ उसी संख्या को 2 बार गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले चिन्ह का गुणा होगा, माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा आपका प्लस, और 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 9, यहाँ पर 9 हो जाएगा, प्लस ये माइनस और ये प्लस दोनों मिलकर के हो जाएंगे माइनस, के का 3 से गुणा करेंगे तो 3k आ जाएगा, प्लस 1 = 0। 9 का अंदर गुणा करेंगे, 9 का जब k से गुणा करेंगे तो 9k हो जाएगा, -9 1 9 हो जाएगा, और -3k + 1 = 0। 9k से 3k लेस करेंगे तो हमारा होगा 6k, और -9 से 1 लेस करेंगे तो हो जाएगा -8 = 0। ये माइनस में है, उस साइड में जाएगा तो आपका हो जाएगा पॉजिटिव, ये गुणा में इधर आएगा तो आपका हो जाएगा भाग में। तो k बराबर आपका हो जाएगा 8/6। या इसी को और छोटे पदों में लिखना चाहते हैं, सरल करना चाहते हैं, तो सरल करेंगे तो 2 चौक 8 2 तिया 6, यानी 4 बटे कितना हो जाएगा आपका 3। 2 से कटेगा, 2 चौक 8 2 तिया 6। जब तक नहीं काट सकते, जब तक कि 2 या किसी की पहाड़ा में दोनों संख्या ना हो, तब तक नहीं काटते हैं। 4/3 हमारा k का मान जो आया वो 4/3 आता है। अब हमें निकालना है दूसरा शून्य। तो अगर हम ध्यान दें तो हमारा जो समीकरण लिखा है वो k -1 x² प्लस के एक्स प्लस 1 = 0 है, इतना है हमारा। अब हम इसको जब शून्य निकालना है, हमको दूसरा शून्य निकालना है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है हमको। अगर हम मान रखें और रखने के बाद इसका गुणनखंड करें तब भी निकल सकता है आपका, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों शून्यकों का योगफल या फिर दोनों शून्यकों का गुणनफल, आप दोनों में से निकाल सकते हैं। तो हम निकालेंगे इजी तरीका दोनों शून्यकों का गुणनफल से। हम लिखेंगे यहाँ पर शून्यक का गुणनफल, शून्यक का गुणनफल। तो शून्यक का जो गुणनफल होता है वो होता है हमारा अचर पद बटे x² का गुणांक। तो यहाँ दोनों शून्य, पहला शून्य का आपका हो जाएगा -3। अब दूसरा शून्य निकालना है तो आप लिख लीजिए दूसरा शून्य, क्योंकि दूसरा शून्य हमें पता नहीं है, तो हो जाएगा दूसरा शून्य इक्वल अचर पद। देखेंगे तो अचर पद ये वाला हमारा अचर पद बनता है, इसे हम कहेंगे अचर पद, ये हमारा अचर पद है। तो ये हमारा हो जाएगा अचर पद की वैल्यू 1 हो जाएगी, x²। एक गलती हुई है हमसे, हमने यहाँ पर k की वैल्यू अभी पुट नहीं की है, पहले हम k की वैल्यू पुट कर लेते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि इसी पर आप अगर पुट करना चाहते हैं तो इसी के आधार पर ही आप पुट कर सकते हैं, तो इसी पर पुट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। k -1 हो जाएगा आपका, पहला शून्यक है आपका -3 और दूसरा शून्यक हमें पता नहीं है, तो हम लिखते हैं दूसरा शून्यक। और यहाँ क्या करेंगे, अब k की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर। अब k की वैल्यू हमारी आती है 4/3, तो यहाँ पर हम रखते हैं 4/3 -1। तो यहाँ बगल हम लिख देते हैं k का मान रखने पर, यहाँ बगल साइड में लिख देते हैं संकेत में आपका k का मान रखने पर, तो आप समझ जाएंगे कि k की वैल्यू रखी गई है। अब यहाँ हल करेंगे तो 3 का जब 1 से गुणा करेंगे हम तो 4 - 3 हो जाएगा बटे आपका यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ आपका है -3 गुणे दूसरा शून्य। अब ये आपको जो 3 नीचे लिखा है ये ऊपर चला जाएगा आपका, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3, और 4 से जब 3 लेस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1। और यहाँ आपका देखिए ये जो आपका है -3, यहाँ -3 लिख लीजिए, और ये आपका हो जाएगा दूसरा शून्य।
अब ये हो जाएगा -3, इधर किसमें है, गुणा में है, उधर जाएगा तो आपका भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/-3। अब 3 से 3 जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा -1। इसका मतलब ये हुआ जो दूसरा शून्य हमारा है, जो दूसरा शून्य हमारा निकला वो हम आपका में निकला -1, तो हमारा दूसरा शून्य होता है -1। तो आप इस तरीके से इसे हल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें जैसे हमने जो बीच में कहा कि आप चाहें तो यहाँ k की वैल्यू रख करके गुणनखंड कर सकते हैं, आपके अनुसार वो भी लग सकता है। अब जैसे ये हमने निकाला है गुणनफल के रूप में, योगफल के रूप में निकालेंगे तब भी आपका यही आएगा। जैसे देखते हैं, स्पष्ट कर देते हैं, यहाँ पर ये वाला बात मान आपका 4/3 लिखा है, -1 लिखा है, तो इसका हर एक मानते हैं, तिरछा हम गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा 4/3 -3 का जब 1 से गुणा करेंगे 3/1 हो जाएगा आपका, और 3 1 जा 3, तो पूरा हर इसका हो जाएगा आपका 3। 4 से जब 3 लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा 1, और यहाँ 3 आपका है 3 हो जाएगा, तो आपका होगा 1/3, जो यहाँ पर आपका यहाँ 4 से जब 3 लेस करते हैं तो आएगा आपका यहाँ 1/3, और उस 3 को हमने ऊपर कर दिया है इसलिए हमने लिखा है 3/1। तो ये आपका होता है, इसका जो आपका दूसरा शून्य होगा वो होगा -1। आज के लिए 4 क्वेश्चन, और 4 में हमने बहुत सारी चीजें बताई हैं। आप लोगों का पेपर आ गया है, कम से कम आप ज्यादा से ज्यादा तैयारी करने का प्रयास कीजिए। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा आपका क्वेश्चन भी तैयार होगा, और अधिक से अधिक क्वेश्चन तैयार करने से फायदा ये है कि वहां पर हो सकता है खुदा खास्ता कि आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं यही क्वेश्चन आ जाता है, तो अगर यही क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको जल्दी से सॉल्व करने का तरीका आपके पास रहेगा, और जल्दी सॉल्व करेंगे, और आपका समय भी बच जाता है उसमें से। आपको 3 घंटे वहां पर इस तरीके से बीत जाएंगे कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि 3 घंटे किस तरीके बीत गए हैं। खाली बैठने में और कुछ काम करने में बहुत फर्क होता है। जब वहां आप सवाल हल करेंगे तो आपको समय का आभास नहीं होगा। अब यही 4 क्वेश्चन आपको हमने आज बताया है, इसके बाद आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon.